मेरे सामने बहुत सारे लोगों के सवाल आए कि सर जो समस्या है, समस्या से निकला कैसे जाए, क्योंकि समस्या होना अलग चीज है और उससे बाहर निकलना एक बड़ी बात है अपने आप में। तो समस्या से जब निकलने की बात आती है सामने, तो एक शब्द आता है दिमाग में, समझौता करने का। और समझौता कोई छोटी चीज नहीं है, समझौता एक बहुत बड़ी चीज है। और समझौता का मतलब एक अपना डिसीजन, अपना निर्णय है। कुछ लोग लेना चाहते हैं, कुछ लोग लेना नहीं चाहते हैं। तो समझौता किस तरीके से करना है, किस प्रकार से करना है, तो आज मैं आपको इसी वीडियो में पूरा आपको समझौते के बारे में बताऊंगा कि अगर आप दोनों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में चीजें बिगड़ गई हैं, परिवार बिगड़ गया है, तो वो समझौता कैसे कर सकता है। क्योंकि समझौता के दौरान भी बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है परेशान हो जाते हैं, समझौता करने के बाद भी इन सब चीजों से नहीं निकल पाते हैं। तो आज मैं आपको वो बेस्ट वे बताऊंगा, तरीके बताऊंगा, जिस आधार पर आप समझौता करना चाहते हैं और कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब देखो कोई परेशानी आती है सामने, लड़ाई झगड़ा होता है या किसी प्रकार से कोई विवाद खड़ा होता है, तो वो लास्ट में कहीं ना कहीं समझौते पर ही आके खत्म होता है, या फिर कोर्ट निर्णय कर दे। तो कोर्ट निर्णय करने में देखो बहुत समय लग जाता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। कोर्ट के ऊपर अगर आप छोड़ दोगे तो बहुत समय बीत जाएगा, और हो सकता है उस समय के दौरान आप का काफी समय बीत जाए और काफी परेशानी का सामना करना पड़ा आपके लिए। तो आज मैं आपको वही तरीका बताता हूं कि समझौता किस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, समझौता करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि अगर आप के बीच में कोई झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा बात हो गई, और अब तक आप कोर्ट कचहरी कानून नहीं गए हैं, तो समझौता करना बहुत आसान होगा, बहुत कम होगा, कम समय में आपका समझौता हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुके हैं और आपके बीच में विवाद हो चुका है, कई मुकदमे हो चुके हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि अब आपको समय लगेगा। अगर आप पहली स्टेज पर हैं, मतलब कि आपने कोई मुकदमा नहीं किया, तो आज ही दो चार लोगों को बात करके बैठ कर बात करिए। बात करने के बाद अपने शांत मन से ये पूछिए कि गलती किसकी है। आप कोई व्यक्ति, दोनों में से पार्टीज में, अगर आप कोई मेरी वीडियोस को देख रहा है, इस वीडियो को, तो आप सबसे पहले शांत मन से सोचिए कि गलती मेरी है या फिर गलती उसकी है। देखो, गलती आपकी है तो आपको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। अगर गलती हो जाती है तो गलती का, इंसान कहते हैं इंसान से गलती हो जाती है, तो उस गलती को स्वीकार करने में कोई गलत बात नहीं है। आप स्वीकार करोगे तो आपकी आत्मा भी आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि देगी, और आपके मन से भी आवाज आएगी कि हाँ, गलती मेरी है, तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो आप समाज की बात है, कोई कानूनी बात नहीं है इसमें कि भाई हमें कानून में सजा मिल जाएगी, दंड मिल जाएगी, हमें झूठ बोलना चाहिए, नहीं। मैं कहता हूं आप अपने अंतरात्मा से उस गलती को स्वीकार कर लीजिए और बात यहीं की यहीं खत्म कर दीजिए, कोई भी गलती आपके बीच में हुई हो। और अगर गलती आपकी नहीं है तो फिर ये सोचिए कि गलती है किसकी। अगर दूसरे पक्ष की है तो फिर दोनों में से में वो बात बताइए कि साहब गलती यहां पर है। तो कहीं ना कहीं अगर दबने का या थोड़ा झुकने से अगर रिश्ते ठीक हो जाते हैं, तो उनको रिश्तों को ठीक कर लीजिए। हर वक्त, हर समय पर आपकी अकड़ भी काम नहीं आती है। हर समय आपका जीवन में अकड़ के रहना या नहीं झुकना, गलती होने के बावजूद भी नहीं दबना, तो फिर ये चीजें जो है वो आपको बर्बादी की ओर ले जाती हैं, गलत दिशा में आपको ले जाएंगी। तो मैं ये बताऊंगा कि आपको, अगर निर्णय आपका है, क्योंकि निर्णय आपको आप ही को लेना है, अगर बात छोटी मोटी है और लड़ाई झगड़ा अभी कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंचा है, तो आप समझौता कर लीजिए। कोई वर पक्ष हो या फिर बधु पक्ष हो, कोई पक्ष हो, दोनों में से थोड़ा सा दबने का, झुकने का प्रयास करिए। अब बात आती है लड़की की तरफ, क्योंकि लड़की की गलती है। कुछ गलतियां लड़की की ऐसी होती हैं जो स्वीकार करने योग्य नहीं है, जैसे कि उसकी कहीं किसी प्रकार से किसी के साथ में अवैध संबंध, जो कि बिल्कुल स्वीकार नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये पता लग गया है कि हाँ भाई मेरी पत्नी कहीं अवैध संबंध है, तो आपको, जब तक वो ये आपको निश्चित ना कर दे कि हाँ अगली बार मेरे से ऐसा नहीं होगा, और आपको भी महसूस हो जाए कि हाँ वाकई वो बहुत ज्यादा अपने आप को गिल्टी महसूस कर रही है, तो आपको माफ करने की अगर गुंजाइश हो, आपका मन कहता हो, तो कर दीजिए। और अगर नहीं करता है मन आपका और गुंजाइश करने नहीं है, तो मैं कहता हूं अंत तक लड़िए। कब तक? जब तक उस व्यक्ति को यह समझ में न जाए कि हाँ गलती मेरी थी। क्योंकि कुछ लोग, कुछ महिलाएं ऐसा भी होती हैं कि गलती करने के बावजूद भी वो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर हावी रहता है, तुम्हारे ऊपर हर प्रकार से, कहते ना कि अगर उसको सुधारोगे तो वो तुम्हारे ऊपर मुकदमे कर देगी। तो मुकदमों से भी आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतनी जरूरत है कि आप अपने सही डायरेक्शन पर रहें, सही पाथ पर रहें, सही रास्ते पर रहें। और अगर आपसे आपका कोई गलती नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, समय आने पर चीज ठीक हो जाएंगी। देखिए, ये रहा कि कानून से बाहर, यानी कि आउट ऑफ कोर्ट। अब कानून तक बात पहुंच चुकी है। तो देखो, जब 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 कानून में बातें पहुंच जाती हैं, तो फिर कानून से बाहर निकलने का रास्ता भी कानूनी तरीके से होता है। अब
प्रयास आपका एक दूसरे के साथ रहना हो, पहली पार्टी दूसरी पार्टी दोनों पति पत्नी जो है वो किसी प्रकार से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो यहां पर कंडीशन यही आती है कि लड़की से अगर कहा जाता है कि तुम साथ में रहो, तो पत्नी क्या कहती है, मोस्ट कॉमनली जो मैंने देखा है, सुना है और ऑब्जर्व भी किया है कि मैं मुकदमे खत्म नहीं करूंगी लेकिन तुम्हारे साथ रहूंगी। जब तुम ठीक हो जाओगे, सब साथ में रहने लगोगे, अच्छे से रहने लगोगे, तब मैं मुकदमे खत्म कर दूंगी। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ रही है ना, तो आप साफ एक ही शब्द बोल दीजिए कि तुम्हारी अगर इच्छा नहीं है मुकदमा खत्म करने की, तो मुकदमे कानून के द्वारा खत्म कर दिए जाएंगे। जब खत्म हो जाए तब फिर आ जाना। क्योंकि यही एक चालाकी होती है महिलाओं की कि वो मुकदमा खत्म करने का नाम तो लिया जाता है कि हाँ मुकदमा खत्म कर दूंगी, लेकिन वो मुकदमा खत्म करती नहीं है। वो 4-5 दिन आती हैं, आने के बाद महीना 2 महीने रहती है और उनको लगता है कि हमसे नहीं है, बर्दाश्त हो पाएगा, तो फिर वो वापस चली जाती हैं और फिर वो एक आधा मुकदमा और करती हैं। और जो तुम्हारे पास जो अब तक पुराने मुकदमे थे, जिन मुकदमों में कोई एविडेंस नहीं था, वो आज तुम्हारे घर आकर एविडेंस उसने इकट्ठा करके वापस लेके चली जाएगी वो। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसी परिस्थिति आ रही है सामने कि हाँ लड़की ने पत्नी मतलब मुकदमा खत्म करना नहीं चाह रही है और साथ रहने की बात कर रही है, तो एक छल है आपके साथ में, ये एक धोखा है जो अब तक आपने सहा, दूसरा फिर दोबारा सहने वाले हैं। जिसको रहना है साथ में वो साफ साफ बोल दे, मुकदमे खत्म करो A to Z, जितने भी आपने मुकदमे किए। ये बात आपको ही पता है, ये बात हमें पता है कि पूरे मुकदमे झूठे हैं, कोई सच्चाई की लड़ाई तो है नहीं। अगर सच्चाई की लड़ाई हो और अगर हमने सच में किया है तो तुम्हारे की बात करोगे ही नहीं हमसे। ये पूरा पूरा झूठ का फरेब का एक जाल बुना है, उस जाल में हमें फंसाया तुमने। फंसाने के बाद आप कह रहे हो कि भाई जाल पड़े रहने देंगे, जाल भी नहीं काटेंगे और तुम्हारे साथ में रहेंगे, तो ऐसे कैसे संभव है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर ये परिस्थिति कंडीशन आती है आपके सामने, तो साफ साफ मना कर दो। ये एक छल है आपके साथ में। दूसरा छल, पहला छल हो चुका जिसमें आपको तमाम मुकदमे दर्ज करा दिए गए, और दूसरा छल फिर दोबारा से तुम्हारे साथ में होने वाला है कि भाई मुकदमे खत्म नहीं करूंगी और साथ में रहूंगी। तो ये तुम्हारे पास फिर छल होने वाला है। इसीलिए ये छल बिल्कुल कामयाब नहीं होने देना है। हर घर में लड़ाई होती है। जो महिलाएं जो है इस छोटे छोटे बात को, मुद्दे को कोर्ट कचहरी तक खींच के ले जाती हैं, वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही हैं। 5-5, 10-10 साल कोर्ट में निकाल देती हैं और फिर बाद में कहती हैं साहब हमें तो छोड़ दिया। अरे आपको छोड़ नहीं दिया, आपने कर्म ऐसे कर दिए कि आप खुद छूट के चले गए। मुकदमा करने के बाद कौन व्यक्ति कहां किसके साथ रह पाएगा। मुकदमा का मतलब ही यही है कि आपकी बर्बादी शुरू। जब जब देखो, कानून में ये नहीं कहता तुम कानून के पास मत आओ, लेकिन कानून के पास अपने क्लीन हैंड के साथ में आओ, अपनी मनसा ठीक करके आओ। आपके साथ आपको लगता है कि हाँ वाकई हमारे साथ में गलत हुआ है, तो फिर वापस दोबारा जाने की बात करो ही मत उस घर में। सीधे सीधे ये कहो साहब हमें नहीं जाना है, हमें तलाक लेना है, हमें सजा करवानी है, इसको हमें जाना ही नहीं है। लेकिन कुछ महिलाएं नहीं जाना है, साथ में रहना है, मैं तलाक नहीं रहूंगी, मैं तो साथ रहूंगी, मुकदमे भी करूंगी। तो ये क्या है, बेवकूफी। ये तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रही कि साथ में रहना है, मुकदमे भी करना है, ये क्या कॉमन लॉजिक है आपका। तो ऐसी महिलाओं का साफ साफ सीधी सीधी बात है कि यहां पर जो है फरेब के साथ में पूरा जाल बिछाकर आपको फंसाया जा रहा है। फंसाने के बाद फिर दोबारा यही चीज आती है कि दोबारा से रहेंगे, साथ में रहेंगे। जो पहले महिला नहीं रह पाई साथ में आपके, वो मुकदमा करने के बाद आपके साथ में कैसे रह पाएगी। आपको सो पता भी है कि ताकत क्या है, कितने मुकदमे कर सकती हूं मैं, कितना फंसा सकती हूं मैं इस परिवार को, अब तो पता है पूरा उसको। और भी दो चार वकीलों से बात कर रही है, उसको किस तरीके से अब नया केस बनाना है उसको वही पता है। बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी धाराओं में किस तरीके से मुकदमा दर्ज करवाना है वो भी पता है उसको। तो अब कहां रहना है। देखो, साथ रहने के लिए कानून का प्रयोग नहीं, कानून तो बहुत कुछ कहता है। अगर परिवार तुम कानून के अनुसार चलाओगे ना तो नहीं चल पाएगा। कानून में तो यह भी है कि पति पत्नी शादी करने के बाद किसी अन्य पुरुष या अन्य महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाए तो वो अपराध नहीं है। क्या बनाओगे, करोगे ऐसा, और उसके बाद में चला पाओगे रिश्ता। क्या तुम अपना शादी के विवाह के बंधन में तुम बंध पाओगे। ये तो कानून भी कहता है। तो क्या तुम कानून के अनुसार चलना चाहोगे। ये समाज है जो अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है, सही रास्ते पर उन्हीं चीजों को चलाइए। ये कानून के अनुसार मत चलिए। कानून के अनुसार चलोगे तो जीवन और घर परिवार सब तबाह कर बैठोगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोर्ट कचहरी में आने से पहले 1000 बार सोचिए कि परिवार जरूरी है या कोर्ट कचहरी। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि किसी प्रकार से घर परिवार खराब हो, लेकिन आपके द्वारा जो कृत्य किए जाते हैं उन कृत्यों के आधार पर परिवार अपने आप टूटना शुरू हो जाता है। कोई नहीं चाहता कि मेरी बहू, मेरे बेटे की बहू जाके कोर्ट में मुकदमा करे और हमें लटका दे, हमें जाके घसीट दे कोर्ट में, हमें जमानत करानी पड़े, हमें जेल तक के दर्शन करवा दे। कोई नहीं चाहता है। बुजुर्ग अवस्था में वो अपने घर में रहना चाहेंगे या तुम्हारे से कोर्ट कचहरी करना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं
आप किसी बहकावे में आते, जिसके भी आप बहकावे में आते हो ना, देखो बालक तो, बच्चे तो तुम हो नहीं, आप बड़े हो चुके, अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, लेकिन ऐसा डिसीजन मत लो जिससे तुम्हारा परिवार टूट के चूर चूर हो जाए। सारे दरवाजे तुम उस घर में वापस आने के लिए बंद कर दो। आपको रास्ते खोल के रखने हैं, अपना परिवार जरूरी है। आपके माता पिता अगर किसी प्रकार से आपको ट्यूशन दे रहे हैं ना, कि भाई घर पे घंटों घंटों बात करनी है, माँ के साथ में बात करनी है, पिता के साथ में बात करनी है, तो मैं ये कहता हूं कि आपके घर परिवार में ना आपको डांटा नहीं गया है। वरना कोई भी पिता, कोई भी भाई ये नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी या मेरी बहन मेरे घर आकर रहे। तुमको जितनी देर ट्यूशन पढ़ाई जाती है, जितनी देर फोन पर बात कर करके मम्मी द्वारा कहानी बताई जाती है, मम्मी से तुम क्या शिकायत करती हो, मम्मी ऐसे कर रहे हैं, पापा ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो तुम्हारी माँ ये नहीं कहती है कि कर रहे हैं तो क्या बात होगी, परिवार है तुम्हारा, उनको झेलो, समझो, बढ़ाओ आगे अपनी जीवन को। बल्कि उसके बदले में ये कहा जाता है कि तू ऐसे कर, घर आ जा, मैं इनको देख लेती हूँ, मैं तेरे पापा से शिकायत करवा, तेरे भैया इसको पिटवाऊंगी। इस तरह की चीजें, ये कमेंटबाजी की जाती है। मैंने देखा है मीडिएशन सेंटर्स में परिवार आके, महिलाएं एक दूसरे की, सास और बहू दोनों आपस में घूसाबाजी हो रही है। ऐसा कौन सा अपराध हो गया? इसका मतलब स्पष्ट है कि तुम्हें सहनशीलता तुम्हारे अंदर है ही नहीं, परिवार को सहन करने की आवश्यकता है, जरूरत है ही नहीं तुम्हारे लिए। जो एक मेंटली ट्रॉमा है वो देना है आपको परिवार को, आप ही की गलती से। ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक बेटी जो होती है, मैं किसी के ना फेवर में हूं ना अगेंस्ट में हूं, बात ये समझिए, एक बेटी जो होती है वो दो परिवार के बीच में एक पुल का काम करती है, ब्रिज। अगर ब्रिज कमजोर हो तो दोनों दोनों परिवार टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाता है उनका, और दोनों परिवार में कहीं ना कहीं वो फिर मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन जहां ब्रिज मजबूत हो वहां पर दोनों परिवार एक दूसरे के घर आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, और कभी कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो ब्रिज कौन है? एक बेटी। वो ब्रिज ही कमजोर है, उसके अंदर सहनशीलता है ही नहीं। अगर तुम कोर्ट कचहरी या थाने में किसी में जाकर अपनी कहानी बताओगे ना कि मुझे मारता है, पीटता है, तो मैं कहता हूं ये सब दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आपसे कोई नहीं कहेगा, आपको कोई नहीं समझाएगा कि मारता है, पीटता तो क्या बात हो गई, तुम्हारा पति नहीं है वो, कोई नहीं कहेगा। तुम्हारे सब में हाँ हमें हाँ करेंगे, और उसके बाद जो मुकदमा दर्ज हो जाएगा उसका परिणाम फिर आप भुगतेगा कौन? तुम कितने भी बिना पति के, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितना भी मेकअप कर लो, तुम कर ही नहीं पाओगे। हालांकि किसी समारोह में, किसी शादी फंक्शन में, किसी में जाओगे तुम ना, तो तुम्हारे लिए वो सब दुनिया हंसी खुशी आएगी, अपने पति के साथ में आ रही है, लेकिन तुम अकेले पाओगी। कितना भी परिवार बढ़ा लेना, कितना भी भीड़ में खड़े हो जाना जाके, लेकिन तुम खुद को अकेले पाओगी। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पति को ही त्याग दिया है, पति के ऊपर ही तमाम मुकदमे दर्ज करवा दिए गए हैं। बहुत सी महिलाएं ये भी कहती हैं कि सर मेरा बच्चा है, बच्चे को भी उन्होंने नहीं देखा, बच्चे को आज तक उन्होंने फोन नहीं किया है, उन्होंने सुध भी नहीं ली, खबर भी नहीं ली बच्चा कैसा है। अरे वो मर्द है, उससे पूछो तो सही, वो क्या अपनी औलाद के लिए नहीं तड़प रहा होगा? हर रात वो रोकर सोता होगा, लेकिन उसके आंसू कोई नहीं देख पा रहा। क्या वो अपनी औलाद के लिए, संतान के लिए नहीं तड़प रहा होगा? बहुत ज्यादा तड़प रहा होगा। उसके अंदर इतनी ताकत है वो कि वो आज चाहें तो अपनी औलाद के लिए दुनिया में आग लगा सकता है, इतनी ताकत है उस शरीर में। लेकिन वो मजबूर है कानून की वजह से, तुम्हारे झूठे मुकदमे की वजह से, क्योंकि हो सकता है वो कुछ ना कुछ और कर ले, इसी वजह से मजबूर है वो। वरना 2 मिनट लगेंगे उसको अपने घर बच्चे को लाने में। तरीका उसको ही पता है बच्चा कैसे लेकर आना है। ये तो तुमने सब ड्रामा बना रखा है कि हाँ बच्चे से बात नहीं करते हैं, वो बात नहीं करते हैं। सब कहने का मतलब ये है कि तुम्हें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, उसका पॉजिटिव प्यार नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई आज के टाइम में कोई पिता बना है जब अपनी संतान को प्यार ना करता हो? लेकिन नहीं, उसको नेगेटिव दिखाना कैसे, दर्शाना कैसे, सामने वाले व्यक्ति को ये बताना कैसे है कि हाँ देखो कितना बुरा इंसान है, ये कैसे प्रूव करना है? बहरहाल बात करते हैं, ये सब चीजें जो है वो आजकल जो समाज में ये हो रही है ना, ये समाज को खोखला कर रही हैं। एक समय ऐसा आएगा कि बिना कोई जो अगर किसी प्रकार से एक बिल आना है, बिल ये जो जनसंख्या बिल है, ये जनसंख्या बिल लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, संतान अपने आप ही खत्म होती चली जाएगी। जब 2 पति पत्नी शादी करने के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने शुरू कर देंगे, और वो जो समय है उनका संतान उत्पन्न करने वाला, जब वो निकल जाएगा तो फिर संतान उत्पन्न होगी कैसे? तो संतान कोई बिल लाने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधी संतान यहीं पे समाप्त हो जाएगी। बहरहाल
बात करते हैं कि समझौते की। देखो, समझौता दो ही कंडीशन पे हो सकता है, या तुम साथ में रहो या फिर अलग रहो। और साथ में रहने के लिए देखो एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है किसी प्रकार से, आप कोई भी हो। हालांकि मैं कहूँगा कि लड़की को ज्यादा करना पड़ता है, लड़के को कम करना पड़ता है, क्योंकि बर्दाश्त दोनों को करना पड़ता है। एक दूसरे के साथ में आप फिट नहीं है तो फिट होने के लिए आपको एक दूसरे को एडजस्ट करना पड़ता है। जब तुम एडजस्ट करोगे तभी आगे जीवन में बढ़ पाओगे। अगर एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो आप अलग होकर पूरी जिंदगी भर लड़ाई लड़ोगे, कोर्ट कचहरी कानून की लड़ाई लड़ोगे। और इनका भी लास्ट में फल क्या निकलेगा ये बात आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। और जिन लोगों ने नहीं पता है वो एक बार कोर्ट कचहरी में आइए और आके 2-4 लोगों से बात करिए कि भाई तुम्हें कितने साल हो गए लड़ते हुए। वो बताएगी 10 साल हो गए। वो कोई और कि तुम्हें कितने साल हो गए, मुझे 8 साल हो गए। कि कोई और कोई बुजुर्ग सी महिला हो दिखाई देगा आपको, कहीं मुझे कितने हो गए, 20 साल हो गए। ऐसे लड़ते लड़ते आपको समय बीत जाएगा। लेकिन तुमने सब कुछ सहा, कोर्ट कचहरी वकील सबकी डांट भी सुनी होगी आपने, लेकिन अपने पति की बात नहीं सुनी। तुम्हें क्या लगता है पति को छोड़कर तुम्हें सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। सुख का नाम तो है ही नहीं, बल्कि अपमान जरूर मिलेगा आपको। आप जहां पर भी जाओगे हर व्यक्ति तुम्हें अपमान की नजर से ही देखेगा कि इस महिला ने अपने पति को छोड़ दिया है। किसी प्रकार से भी आप कहीं ना कहीं किसी समारोह में जाओ, शादी में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको कहीं ना कहीं हर व्यक्ति सबसे पहले ये जगह इसकी पति, इनका पति कहाँ है। क्योंकि बिना पति के आपके द्वारा की हुई कोई पूजा, कोई व्रत, सब बेकार। ये मैं नहीं, ग्रंथ कहते हैं, पढ़ो एक बार उनको। और नहीं है तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे महाराज बाबा जो है वो इन सब चीजों के बारे में प्रवचन देते हैं, आप उनको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं समझौते की कि सॉरी कि आपका ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन बात समझिएगा। समझौते के लिए देखिए, समझौता करना दोनों प्रकार से, साथ में रहना है या फिर अलग रहना है। दो चीजों को समझिए। साथ में रहना है तो देखो एडजस्ट तो करना पड़ेगा, ये चीजें समझनी होंगी आपके लिए। साथ में रहने के लिए अगर मुकदमा खत्म करता है व्यक्ति एक दूसरे का ऊपर में, तभी साथ में रहने का बात करना। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई पार्टी है, लड़का हो पक्ष, लड़की पक्ष, कोई भी, अगर ये कह रहा है कि पहले हम साथ रहेंगे उसके बाद मुकदमे खत्म करेंगे, तो साथ नहीं रह सकते। ये ऑल्टरनेट ऑप्शन खत्म करिए। मुकदमे खत्म नहीं करोगे तो साथ रह ही नहीं सकते तुम। आज ना तो कल फिर तुम्हारी बात बिगड़ेगी और तुम्हें पता रहेगा कि हाँ मेरे पास मेरे ये मुकदमे चल रहे हैं, मेरे ये मुकदमे चल रहे हैं, तो तुम फिर दोबारा से मुकदमेबाजी पे ही आ जाओगे। इसलिए अगर साथ रहने का मन बन रहा है आपका, तो साथ रहने के लिए सबसे पहले मुकदमेबाजी खत्म करिए। एक दूसरे के ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए, मुकदमे लगाए, वो सब वापस ले लो, बिना किसी शर्त के, आराम से। कोई शर्त मत रखो कि मैं ऐसे रहूंगी, मैं उनके साथ नहीं रहूंगी, मैं अकेली रहूंगी, कुछ मत शर्त मत रखो। अगर शर्त रख रहे हो फिर शर्त पे कोई रिश्ता नहीं चलता है। आप ये समझिए कि मेरा जीवन जैसे कटेगा अब मैं इसी आदमी के साथ काटूंगी, चाहे जैसा कटे। और पुरुष को भी ये सोचना पड़ेगा कि मैं इसी महिला के साथ में रहूंगा, अब चाहे ये मुझे जैसे भी चाहे मुझे जीवन दे, जैसे भी मुझे मेरे नसीब में है, मैं सब कुछ सहूंगा, लेकिन मैं अपना जीवन इसी महिला के साथ काटूंगा। ये अगर प्रण दोनों का रहा तभी आप साथ रह पाओगे, अन्यथा तुम झगड़ा करते रहोगे दोनों के दोनों। ये बात रही साथ रहने की। अब अलग रहने की बात करता हूं आपके लिए। अलग अगर रहना है तो अलग अलग अगर आप करते हैं तो देखिए, जब भी बात अलग होने की आती है तब लड़की के द्वारा पैसे की मांग की जाती है। अब ये कहते हैं नियम, ये नियम बना रखा है कि लड़के को लड़की के लिए पैसा देना ही होगा, ये नियम बना रखा है। एलमनी के ऊपर देख लीजिए या फैसला के नाम पे देख लीजिए, कुछ भी है कि उसको पैसा देना पड़ेगा। ये नियम बना रखा है, इस नियम को ब्रेक करिए, तोड़िए। ऐसा कुछ मत करिए कि भाई लड़की के लिए ही पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जीवन अगर लड़की खराब हुआ तो लड़के का भी खराब हुआ है। लड़के पर भी सेकंड हैंड की मोहर लगेगी, लड़की पर भी सेकंड हैंड की, तलाकशुदा की मोहर लगेगी, तो दोनों के लिए बराबर है। अब शादी में जो भी खर्च आपने किया, जो भी खर्च उसने किया, तो दोनों ने रजामंदी से किया, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। अब यहां पर दोनों चीजें सामने जब आ जाती हैं कि हाँ दोनों का ही लॉस हुआ है, अब यहां पर शांत मन से आप सिर्फ और सिर्फ गलती ढूंढिए कि वाकई गलती मेरी है, गलती उसकी है। सब काउंट कर लीजिए, गलती नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी गलतियां हैं, आपकी हो या उसकी हो, दोनों की इकट्ठा कर लीजिए बराबर से कि भाई इतनी गलतियां हमारे दोनों की हैं। अब सबसे पहले गलती किसने की वो भी कंसिडर कीजिए। दूसरा, सबसे ज्यादा गलतियां किसकी हैं वो भी कंसिडर कीजिए। अब उन सब गलतियों को समझकर, सोचकर कि हाँ अब रिश्ता नहीं चल पाएगा, इन गलतियों का ये है, तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं भरपाई करवानी होगी। जो भी व्यक्ति हो, पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2, कोई भी हो,
उन दोनों में से कौन व्यक्ति, किसकी ज्यादा गलतियां हैं, उस व्यक्ति को अपनी भरपाई करवानी पड़ेगी कि हाँ भाई इसको इतना दंड आपको देना होगा। अब वो पैसे के रूप में है या फिर किसी और चीज के रूप में है, वो आप समझ सकते हैं किस तरीके से आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। रही बात मुकदमेबाजी की कि भाई मुकदमा करके तुम दूसरे व्यक्ति पर प्रेशर बना सकते हो, जबरन उससे धन मतलब निकाल सकते हो, तो फिर ये प्रेशर आप बिल्कुल मत झेलना। अगर प्रेशर की बात आ रही है कि भाई 5-6 मुकदमे कर दिए और अब हम डर गए हैं, हम दब रहे हैं और मुकदमे करने की बात कर रहे हैं कि मुकदमे करके खत्म मतलब समझौता हो जाए, तो आप मुकदमे के डर से समझौता बिल्कुल मत करना। और करना तो फ्री ऑफ कॉस्ट करना, बिल्कुल 1 रुपया मत देना। करना है करो, नहीं करना लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास सफिशिएंट समय है, हम लड़ाई लड़ेंगे। फिर लड़ाई लड़िए आप, बुराई के आगे कभी मत झुकिए। मैं आज नहीं हमेशा अब तक कहता हूं, बुराई अगर है तो बुराई के आगे झुकिए मत, चाहे गर्दन क्यों ना कट जाए आपकी। लड़ाई लड़ना है बस, क्योंकि बुराई के आगे कोई नहीं। आज के हमारे आप समझ सकते हैं, धर्म भी हमारी अनुमति नहीं देता है कि हम किसी अधर्मी व्यक्ति के आगे झुकें और गलत के आगे हम अपना सर झुका दें। ये बिल्कुल नहीं, ये संभव है ही नहीं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि वाकई दोनों व्यक्ति, दोनों पक्ष जो हैं वो समझौता करना चाहते हैं, तो समझौते के आधार पर अगर आपके बीच में कोई लेन देन हो रहा है, छोटा मोटा, ज्यादा बड़ी रकम नहीं, फिरौती नहीं बहुत बड़ी कि भाई 20 लाख 25 लाख ऐसा कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से देखिए किस प्रकार हिसाब की शादी हुई थी, किस प्रकार से पैसा बन रहा है, किस तरह की बन रही है चीजें, कौन से किसको देगा कि नहीं देगा, क्या है कंडीशन, वो सब कुछ आप अपने विवेक के अनुसार सोचिए। मैं इन सब चीजों में इतना नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हर व्यक्ति कंडीशन अलग होती है। उन सब चीजों को रख के सामने फिर आप दोनों कॉम्प्रोमाइज डीड बनवाएं कि भाई हमें अलग रहना है, इस तारीख को इस तारीख को ये हमारा समझौता हुआ है कि दोनों पार्टीज को अलग अलग रहना है, और क्या लेना है क्या देना है, इनको सामान या पैसा जो भी किस तरह की चीजें आ रही हैं, वो सब कुछ आप एक एग्रीमेंट डीड बनवाएंगे। और एग्रीमेंट डीड बनवाने के आधार पर उसके बाद फिर आप तय करेंगे कि आपको सेक्शन 13B के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपको डाइवोर्स का मुकदमा फाइल करना है उस डीड के ही आधार पर। फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन, 2 मोशन होते हैं तलाक के मुकदमे में। फर्स्ट मोशन में कितना आपको रुपए देना है, क्या चीज देनी है, कितनी देनी है, वो सब कुछ डिसाइड करेंगे आप। उसके बाद हर चीज आप रिकॉर्ड पर दें। ऐसा ना करें कि आपने पैसा दे दिया और रिकॉर्ड पर आपने लिया ही नहीं, अब बार बार आप अब कह रहे हैं सर हम तो फंस गए। ऐसा कई जगह हुआ है कि लड़की ने पैसा ले लिया है, आधा पैसा ले लिया, आधे पैसे लेने के बाद जो है फिर उसके बाद फिर वो आई नहीं कोर्ट में और उसने तलाक भी नहीं दिया। तो आप डीड बनवा रहे हैं, फिर उसके बाद सेक्शन 13B का मुकदमा भी फाइल कर रहे हैं, तो हर चीज ऑर्डर शीट पर दीजिए, ऑर्डर के साथ में। और दोनों व्यक्ति के लिए सेकंड मोशन फर्स्ट मोशन दोनों डिसाइड करना है क्या क्या करना है। उसके बाद फर्स्ट, क्योंकि विश्वास खत्म हो चुका है इस रिश्ते में, इस रिश्ते में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो विश्वासजनक हो आपके दोनों के बीच में, चाहे वो वकील हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, आपका बिचौलिया हो, या कोई और व्यक्ति हो। कोई ऐसा समझदार व्यक्ति जो दोनों व्यक्ति उस पर विश्वास करते हो, उस व्यक्ति को आप अपना पैसा दे सकते हैं, या अपने द्वारा जो भी कही हुई बात है उसको बीच में रख सकते हैं। रखने के बाद फर्स्ट मोशन कंप्लीट हो जाने के बाद सेकंड मोशन पर आपका पूरा डाइवोर्स हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए फ्री। ये एक तरीका था, प्रोसीजर था जो आपको समझना है, और इसी आधार पर आप अपना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अन्यथा आप किसी प्रकार से कहीं पर भी कुछ लेन देन में या कुछ किसी प्रकार से कोई देरी हुई या कोई दिक्कत हुई तो फिर आप कहीं ना कहीं फंस भी सकते हैं, और फंसने के बाद फिर आपके चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, भागम भाग कि सर अब बताओ क्या हुआ, पैसा ही फंस गया हमारा। तो आपको फंसाना नहीं है, खुद को निकालना है, परेशानी से बाहर निकालना है। तो इस प्रकार से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अपने जो आपका डिस्प्यूट है। और इसी के संबंध में अगर कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क करते हैं और हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं। इतने कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।